विधायक बनना, वो भी रुद्रपुर में, यहाँ पर विधायक बनना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सहजता से आप जीते भी हैं। वो सब लोग हम जो है वहाँ से पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ से आए। ये कहते हैं ना कि बिल्कुल एक भिखारी की तरह पोटली लेके आए जी। और फिर उस संघर्ष को करना। सब देख रहे हैं कि 20 साल का नीतीश कुमार जी का शासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, उसके बाद जाति, बिरादरी, क्षेत्र, भाषा कुछ नहीं। आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आपके मित्र हैं, वो भी आपको बहुत स्नेह देते हैं। कि जो फिल्मों में आपने देखा बिहार के बारे में, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति रही है। तो लोगों की जो रंगदारियां हैं, अपहरण की जो फिरौतियां हैं, वो मुख्यमंत्री आवास से तय होती थी, मंत्रियों के आवास से तय होती थी। था कि बाहुबली और गुंडे में कितना फर्क समझते हैं आप? तो विद्वान, आप विश्लेषण भी कर सकते हैं, आपको अधिकार है विश्लेषण करने का। रात को लोग रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो रात में अंधेरे के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलते थे। मैं सर जानना चाहता हूं कि 30 साल पहले यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति बहुत होती थी, का योगदान कितना है? क्योंकि आपको 5 साल का समय मिलता है। 5 साल का समय बहुत देखने में बहुत बड़ा भी लगता है, बहुत छोटा भी होता है। कि इतने बड़े शहर को संभाल पाना कठिन काम होता है। तो शिक्षा से लेके जाम खत्म करने को लेके हमारे इंदिरा चौक से लेके सिडकुल तक 32 करोड़ की सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। मस्जिद पे आ जाते हैं कि पुरानी मस्जिद जो 50 साल पुरानी थी, जी, उसका नाम था मासूम शाह मियां की मजार। देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता था कि देवभूमि में प्रवेश करते ही सबसे पहले मजारें नजर आती थी। मैंने घोषणा की थी इस मजार को हटाएंगे जी। एक बहुत बड़ा वर्ग मेरा विरोधी था, बिल्कुल, जिन्होंने बहुत धमकियां भी दी कि अगर इस मजार की तरफ देखा तो आंखें निकाल देंगे। हम तुम्हें मिल तो जाएं, पर मसला ये है कि तुम्हारी सोच की इज्जत से कई ऊपर है परछाई हमारी। ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी उत्तराखंड के सबसे बड़े औद्योगिक शहर रुद्रपुर के माननीय विधायक और एक अद्भुत विद्वान, चूंकि हम जिस समाज, जिस परिवेश, जिस राष्ट्र में रहते हैं, उस राष्ट्र में सीए होना सौभाग्य कहा गया है। हालांकि कवि सम्मेलनों में हम अक्सर कहते हैं कि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उसी प्रकार अगर हम अर्थ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है कि सीए अगर आप होगे तो आपका पूरा परिवार, आपका जो वंश परंपरा है, उसको बहुत सम्मान मिलता है। और मेरा सौभाग्य है, माता वाराही का आशीर्वाद, हमारे वॉइस ऑफ परिवर्तन की सजग टीम और हमारे श्रोताओं और दर्शकों, जिसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, उन सब के आशीर्वाद से आज हम रुद्रपुर आए हैं। तो यहाँ पर यहाँ के माननीय विधायक सीए शिव अरोड़ा जी के साथ बैठे हैं। मैं थोड़ा सा सर का से मुखातिब हूँ। उससे पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आज अलौकिक हुई हैं। चूँकि आप बिहार जीत के आए हैं, उसमें बड़ा सहयोग कर रहे थे। उस बीच में उत्तराखंड से तमाम जनप्रतिनिधि और राजनेता गए, जिसमें आपने जिस विधानसभा में आप गए उसको आपने 57,000 से अधिक वोटों से जीता। उसके बारे में तो सर बताएंगे कि वहाँ पर क्या स्थिति थी, कैसे आपने बदला, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं इस कवि सम्मेलन में आ रहा था तो मुझे हमारे गुरुजी डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा जी, जो लंदन में निवास करते हैं और भारत में रिजर्व बैंक के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, उनके पुत्र भी सौभाग्य से सीए हैं और वहीं पर रहते हैं। तो उन्होंने सर के लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। चूँकि समय कम है, मैं सर वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो कविताएं। तो मुझे लगा कि ये और सौभाग्य हो गया कि जब गुरुजी अपने शिष्य को समझाए और सीए वाली बात आ जाए, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही सजगता से इस पॉडकास्ट को करना। तो मैं सर शुरू करता हूँ। चूँकि समय कम है, आपने समय दिया, आपकी विनम्रता, आपकी दूरदृष्टि और आपकी सज्जनता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस मंच में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, इतनी विनम्रता, इतनी सज्जनता और इतना बड़ा होने के बाद भी आप कैसे कर लेते हैं सब? वहाँ से बात शुरू करते हैं, वहाँ से बताइए, इस मुस्कान का राज क्या है, इस सहजता का राज क्या है? देखिए, बड़ा होना का एहसास आप जब बड़ा होना कहते हैं तो सोचने में थोड़ा सा आदमी कुछ क्षण के लिए मजबूर होता है। हमें तो नहीं लगता कोई बड़ा व्यक्ति है। हर व्यक्ति का काम है, हमें अपना काम मिला है, काम बहुत महत्वपूर्ण है जी। जीवन में जो भी काम मिला है, तो आज के समय में हमें समाज सेवा का काम मिला है, राजनीतिक क्षेत्र का काम मिला है जी। एक ईश्वर ने अवसर दिया है कि ऐसा कुछ सामर्थ्य दिया है जिससे आप कुछ अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जिनके कष्ट हैं उन कष्ट को कम करने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए और आने वाले समय के लिए कुछ आप अपने, जिसे कहते हैं कि ऐसे कुछ छाप छोड़ सकते हैं जिससे आपको भी आत्मसंतुष्टि हो और साथ साथ
आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उन्हें भी लगे कि आपको अगर अवसर मिला तो आपने अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा किया, तो वो प्रयास होते हैं, इसमें बड़ा छोटे का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। तो सर प्रारंभिक शिक्षा और कैसे, जैसा मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन में हमारे दर्शकों को बता दिया, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि शिक्षा कैसे अर्जित, कैसा पारिवारिक माहौल था, क्या वजह थी कि आप सीए बने? उसके बाद वहाँ पूर्ण, चूँकि वो तो ऐसा कारोबार है कि वो फलीभूत होते रहता है, समय काफ़ी कम रहता है। उसके बाद फिर राजनीति तो आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी। उसके बाद आप चाहते तो राज्यसभा जा सकते थे, अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते थे। फिर विधायक बनना, वो भी रुद्रपुर में, यहाँ पर विधायक बनना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सहजता से आप जीते भी हैं, वो भी आप थोड़ा-सा बताएँगे? देखिए, मेरे परिवार बिल्कुल जिसे कहते हैं कि निम्न मध्यम वर्ग का रहा। जी। पिताजी की जो पृष्ठभूमि है, हमारे पिताजी मतलब मेरे दादाजी और मेरे जी। पिताजी, जी। जब देश का विभाजन हुआ, देश के विभाजन में जब लाखों लोगों की हत्याएं हुई, वहाँ से करोड़ों लोगों का पलायन हुआ, जी। उस पलायन की विभीषिका को देखते हुए जी। हमारे जो मेरे दादाजी हुए जी। वो और मेरे पिताजी जी। और इवन मेरी माताजी भी, जी। वो सब लोग हम जो है वहाँ से पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहाँ जी। से आए। जी। कई वर्षों तक शरणार्थी होकर वो घूमते रहे, फिर जी। सरकार के द्वारा यहाँ उनका पुनर्वास किया गया। जी। तो मान सकते हैं कि जो परिवार सब कुछ अपना, जिसका सब कुछ छिन गया जी। और उसके पास कुछ भी ना हो, जी। उनका आना और संघर्ष करना और अपने बच्चों को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी चीज होती है। जी। तो सबसे बड़ी बात है, तो मेरे लिए तो मेरे पिताजी और हम, वो जी। हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं जी। कि जिनका सब कुछ, एक खाली पोटली लेके आना, जी। रिश्तेदारों के हत्याएं हो जाना, जी। और कुछ जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ भविष्य नहीं। जी। एक कहते हैं ना कि बिल्कुल एक भिखारी की तरह पोटली लेके आए जी। और फिर उस संघर्ष को करना। जी। तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया है हमारे पिताजी जी। ने। उस संघर्ष के बाद वो आगे बढ़े हैं, आगे उन्होंने जीवन में स्थान प्राप्त किया, हमें पढ़ाया। तो आज जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के कारण से हैं, और माता पिता के कारण से ही हमारा अध्ययन हुआ। बिल्कुल सरस्वती शिशु मंदिर गदरपुर में मेरा आरंभिक शिक्षा हुई, फिर जी। सरस्वती विद्या मंदिर में शिक्षा हुई, जी। फिर यहाँ का जो एक विद्यालय है जनता इंटर कॉलेज, शुद्ध हिंदी मीडियम विद्यालय है, क्या बात! और आम बच्चे उसमें पढ़ते हैं, जी। कि कॉन्वेंट स्कूल नहीं, कोई पब्लिक स्कूल नहीं। जी। उसमें हमारी 12वीं तक की शिक्षा हुई। 12वीं तक की शिक्षा के बाद स्वाभाविक रूप से थोड़ा कॉमर्स में मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मैं, थोड़ा या बहुत था सर? नहीं उस समय तो देखिए कोई बहुत जैसे बड़ा हमें कोई दिशा नहीं होती, जी। कोई बहुत बड़ा हमें कोई उस दौर में, तो कम से कम आज जैसे काउंसलिंग होती है, जी। आज जैसे आपके बिल्कुल। गार्जियन होते हैं, मेंटर होते जी। हैं स्कूल में, बहुत बड़ी जो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, तो ऐसा जी। कुछ नहीं था। जी। ये तो सब ईश्वर की कृपा, नीति का विधान, कि उसमें लगा कि हमें कॉमर्स में जाना चाहिए, जी। इसलिए हम कॉमर्स में बीकॉम करने के लिए डीएसबी कैंपस नैनीताल चले गए। जी। खुद ही अकेले ही गए, वहाँ अकेले ही कमरा लेके रहना, और संघर्ष महँगाई करना, को भी झेला होगा। खुद ही खाना बनाना, खुद ही कपड़े धोने, खुद ही झाड़ू लगाना, जी। खुद ही पढ़ाई करनी, फिर समाज सेवा, चूंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, जी। जी। तो संघ से जुड़े होने के कारण से संघ का काम करना, जी। संघ के काम के कारण, संघ के संस्कारों के कारण से कभी भी कठिनाई, कभी भी समस्याएं, जी। कभी भी गरीबी, कभी गरीबी लगी नहीं। जी। आनंद के साथ संघ के क्या संस्कार मिलते रहे, जी। संघ के खेलते, आनंद लेते, देश समाज वो संघ से मिल जाता था। जी। संघर्ष करने की प्रवृत्ति रही, जी। तो वहीं से अपने आनंद के साथ संघ का काम करते करते हमने जी। ग्रेजुएशन भी कर ली। जी। वहीं किसी ने कहा जी। कि कॉमर्स वालों को तो सीए करनी चाहिए, जी। सीए एक बहुत अच्छा कोर्स होता है। जी। तो स्वाभाविक रूप से सीए आज भी कठिन है, और उस जमाने में तो बहुत ही कठिन था। जी। तो जब मैंने अपना साहस किया अपने घर में पिताजी को कहने का, जी। तो उनके लिए बड़ा आश्चर्य था कि बोले तुम सीए की कौन सोच रहे हो। जी। सीए करने का अर्थ होता है कि जो टॉपर होते हैं, जी। जिनकी बहुत अच्छे एकेडमिक्स बैकग्राउंड रही होती है, क्या वो बात! सीए के बारे में सोचते हैं, तुम क्यों जी। चक्कर में पड़ रहे हो। बहुत समझाया उन लोगों ने, क्या बात! लेकिन कहीं ना कहीं संकल्प था कि जब एक बार मन में आ गया तो दिल्ली करने, सीए करने में पहुंच गए। जी। तो वहां पर भी स्वयं ही कमरा लेना, साफ सफाई करना, जी। डीटीसी की बसों में घूमना, जी। पढ़ाई करना, ट्रेनिंग करना। तो वहाँ मान के चले सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक क्या बात! निरंतर संघर्ष ही रहता था, जी। कि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक जी। हमारे सीए प्रोफेशन में होती है। जी। साथ ही साथ आपको जो है खुद पढ़ाई भी करनी है, जी। खाना भी बनाना है, झाड़ू भी लगानी है, कपड़े जी। भी धोने, सब करते थे, आनंद से करते थे, जी। आनंद से करते करते सीए हो गए। बिल्कुल।
तो ठीक है सर, उसके बाद तो बहुत चूँकि अब ये बात याद आ रही है तो आडवाणी जी भी मुझे याद आ रही है। तो अक्सर उनके भाषणों को जब मैं सुनता हूँ, सोशल मीडिया के इस दौर में वो अभी भी उपलब्ध है, आप लोग जाके यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। तो वो भी इस कहानी को, जो आप कहानी कह रहे थे वहाँ के आने का दर्द, वो दर्द लेके आए। तो उन्होंने पूरे देश में एक ऐसी पार्टी को खड़ा कर दिया कि जो पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, हर तीसरे, और ये बड़ी मज़े की बात ये है कि विरोधी लोग कहते हैं, आपके लोगों से ज़्यादा विरोधी लोग कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कहीं ऐसा कहते-कहते हो तो नहीं कि आप दुनिया, विपक्ष ने आपको कहा कि सबसे बड़ी पार्टी है, और उनके जो मुझे लगता है कि अनजाने में ही सही उन्होंने जो एक आशीर्वाद दे दिया पार्टी को, तो उसका असर तो नहीं इसके ऊपर? क्योंकि आप विद्वान हैं, देखिए मैंने विद्वानों वाला प्रश्न आपसे पूछ लिया। देखिए, कोई भी संगठन जी, या कोई भी विचारधारा बड़ी खाली ऐसा नहीं होता है कि विपक्ष ने कह दिया जी, और किसी के आशीर्वाद से हो जाए। उसके लिए जी, बहुत बड़ा संघर्ष होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी आज जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जी, विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और विश्व में जिस प्रकार का सम्मान आया है और जिस प्रकार जी, का एक अति निर्धन व्यक्ति को भी लगता है जी, कि आज उसे मुख्य धारा में सम्मान मिल रहा है। तो ये सारी जो चीजें खाली कहने से नहीं होती, इसके जी, पीछे बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़ी गाथा है। जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दयानदयाल उपाध्याय, और उसके बाद सैकड़ों हजारों लोगों ने अपनी जीवन की आहुति दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में हाँ, क्या सोचते हैं? और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व, एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, जी, और ऐसे जब हजारों लोगों ने आहुति दी, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जी, श्यामा मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऐसा नेतृत्व मिला। मुरली मनोहर जोशी और जी। ऐसे नेतृत्व के मिलते मिलते मुरली मनोहर जोशी जी, जी, तो ऐसा जो नेतृत्व मिला, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन लगाया, तब जाके बनी है। और फिर हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे जीवन काल में ही हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देख लिया। जी, एक ऐसा करिश्माई नेतृत्व जी, कि जिसके बारे में कह सकते हैं कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो क्रांतिकारियों ने जो बलिदान किए थे, जी, तो धीरे धीरे देश को आज़ादी के बाद लगने लगा कि वास्तव में क्रांतिकारियों ने इसके लिए बलिदान किया था। इस देश की ये दुर्दशा थी भाई, कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, राजनीतिक व्यवस्था को लेकर अविश्वास, कि राजनेता का अर्थ ही है भ्रष्टाचार, राजनेता का अर्थ ही है उसका स्वार्थ, राजनीति का अर्थ ही है कि सत्ता का मोह, और एक वो जिसे कहते हैं कि एक मदहोशी। अब उस समय में नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व का आना, जिसका क्षण क्षण इस देश के लिए समर्पित हो, भारत माता के लिए समर्पित हो, 140 करोड़ के लिए समर्पित हो, जी, और जिस प्रकार की प्रामाणिकता के साथ राजनीति शुरू हुई, आज पूरा देश 140 करोड़ इस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि नहीं, हाँ, राजनीति से भी काम हो सकते हैं, राजनीति में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, जी, राजनीति भी व्यवस्था परिवर्तन का काम कर सकती है। जी, तो वो स्वप्न साकार होते हैं। अब मैं बिहार चुनाव से आया हूँ भी। जी, अब बिहार चुनाव से बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है, जो बिहार एक अपने आप में जाति के अलावा, जी, जहाँ पूरी तरीके से अपराध, जहाँ पूरी तरीके से माना जाता है कि हर व्यक्ति, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न रही हो, जी, और वहाँ विकास कभी प्राथमिकता ना रहा हो, जी, और वहाँ ऐसा कभी लगता नहीं था कि विकास के नाम पर वोट हो सकते हैं जाति से बाहर निकल के। जी, हम सब देख रहे हैं कि 20 साल का नीतीश कुमार जी का शासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जी, उसके बाद जाति, बिरादरी, क्षेत्र, भाषा कुछ नहीं, जी, पूरा का पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है, जी, पूरा बिहार, और 202 विधानसभा जीतते हैं। तो ये बता रहा है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, जी, लोग जाति, क्षेत्र, भाषा से उठकर जी, और पूरी तरीके से विकास के साथ खड़े हो रहे हैं। और एक अति निर्धन, एक वो व्यक्ति जो बिल्कुल टूटी झोपड़ी में रहता है, जी, और एक उसके घर की महिला, वहाँ का युवा, जी, जिसे वहाँ बरगलाने के लिए क्या नहीं किया होगा उसकी जाति के नाम पर, वहाँ पर क्या पैसे नहीं बांटे गए होंगे, वहाँ क्या बाहुबल नहीं चला होगा, कितने प्रकार के प्रयास हुए होंगे। और मैं चूंकि उस चुनाव के बीच में वहाँ रह के आया हूँ, जी, मैंने देखा उन पे कोई अंतर नहीं। जी, वो जाति को नहीं सुन रहे, वो किसी बाहुबल से नहीं डर रहे, जी, किसी पैसे के लालच में नहीं जा रहे हैं, वो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त कर दे रहे हैं। तो ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये भारतीय जनता पार्टी अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, जी। तो बहुत बड़ी साधना के बाद बनी है। और आज नरेंद्र मोदी का नेतृत्व बहुत बड़ा चमत्कारिक नेतृत्व है। सर, बिहार जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? जेडीयू को देना चाहेंगे या मोदी जी को देना चाहेंगे? देखिए, बिहार जीत का जो श्रेय है, जी, जितना मैं समझ पाया,
जी बिहार देखने में दूर से जी अति पिछड़ा लगता है, जी जाति के आधार पर बटा लगता है। जी फिल्मों में, कहानियों में वह अपराध, अपहरण, रंगदारी, जी ये सारे वहाँ के चरित्र में लगते हैं जी और शायद कभी रहे भी हैं। जब मैं वहाँ बिहार गया तो मैं वहाँ लोगों से पूछता था, लोग कहते थे कि जो फिल्मों में आपने देखा बिहार के बारे में, इससे भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति रही है। जी लोग यहाँ की जो लोगों की जो रंगदारियाँ हैं, अपहरण की जो फिरौतियाँ हैं, वो मुख्यमंत्री आवास से तय होती थी, मंत्रियों के आवास से तय होती थी। और अगर अपराध की और वहाँ कानून व्यवस्था की ये स्थिति थी कि अगर रात को लोग रेलवे स्टेशन आ रहे हैं तो रात में अंधेरे के बाद रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकलते थे, वो अगले दिन सुबह तक रेलवे स्टेशन में बैठे रहते थे कि रेलवे स्टेशन बाहर निकलते ही उनका अपहरण हो जाएगा। जी इस प्रकार की कानून व्यवस्था और इस प्रकार का भय और जंगल राज वहाँ पर देखा। जी लेकिन आज ये जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन सुशासन के कारण से आया। उस सुशासन में सबसे बड़ा कारण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से जी वहाँ के अति निर्धन व्यक्ति की भी आवश्यकताओं को पूरा किया है। सर, नरेंद्र भ्रष्टाचार का मोदी जी दुरुपयोग। के व्यक्तित्व की कौन-कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं? फिर सबसे बड़ी तो उनका एक एक कण, एक एक क्षण, जी, एक एक पल जी, इस देश के लिए है, जी, भारत माता के लिए है, जी, इस देश के अति निर्धन व्यक्ति के लिए। आप कल्पना करें, और सबसे बड़ी बात है उनकी दूरदृष्टि। जी, आप जब मुझे ध्यान है कि जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, और एक साल के अंदर अंदर जनधन खाते की बात आई तो बड़ा मजाक लगता था लोगों का। खाते खोल रहे हैं, खातों को पैसे डालने, तुमने क्या, या तो पैसे डालो, जी, खातों से क्या होगा। जी, और लोगों का बड़ा मजाक बनता था। लेकिन वो जो 65 करोड़ खाते उस समय खुले, उसके कारण से जी। आज जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, उसके बाद लाखों भ्रष्टाचार खातों में समाप्त, तो 10-10 हज़ार रुपया डाल हाँ के उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। आज इस बारी जो वहाँ की कितनी सरकार महिलाओं ने को कितना पैसा दिया 10,000 रुपए वहाँ 70 प्रत्येक लाख महिला को, 70 10 लाख नहीं, महिलाओं वहाँ लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में गए। आप कल्पना करें कि पुराने अगर किसी शासन में जी, जो विपक्ष का रहा, चाहे उस समय महागठबंधन का हो, कांग्रेस का रहो, जी, अगर 10,000 रुपए दिल्ली से आते और जी। 10,000 रुपए क्या उस गरीब, जो बिल्कुल गरीब जिसे कहते गांव में रहती हुई एक महिला है, जो जी, जिसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, जी, और जहाँ उसके 10,000 रुपये उसके खाते में चले जाते, क्या वो 10,000 में अगर एक गांव में 500 लोगों को बंटने थे तो 100 लोगों को बंटते, 400 के जी, तक अंगूठे लगते। जी, और 400 को तो पता भी नहीं लगता है कि 10,000 रुपये आके किन बट गए, अधिकारियों में बट गए, नेताओं में बट गए, भ्रष्टाचार की। आज नरेंद्र मोदी जी वहाँ राशन दे रहे हैं, हर घर में 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो हर माह राशन जाता है। अच्छा। कल्पना करें कि उस समय अगर पुराने शासन काल में अच्छा, राशन वहाँ आता ठीक और है। राशन आता तो राशन कोई उन तक पहुंचना था। पर यूनिट तो 5 किलो 5 है किलो है तो जी, एक परिवार में अगर 5 जी, लोग, 8 लोग हैं तो 40 किलो राशन हो जाता है। आप विद्वान हैं तो अब आप 40 किलो राशन चला गया। जी, अब अगर पुराने शासन में राशन आता तो वो तो रास्ते में कमीशन खोर, दलाली में और भ्रष्टाचार में वो चला जाता, और वहां तो अंगूठे लगते। जी, आज एक एक राशन का दाना उन तक मिल रहा है। तो ये जो भ्रष्टाचार मुक्त हुआ, ये व्यवस्था भी गरीब की चीज गरीब गया। अब इसका अंतर है, आज वे राशन वहां तक पहुंच रहा है, जी, आज वो पैसे वहां तक पहुंच रहे हैं। 6,000 रुपए किसान निधि जो साल की जाती है, जी, जिसकी 9,000 रुपए वहां घोषणा की गई, जी, वो एक एक खाता उस गरीब के, एक एक गरीब किसान के खाते में पहुंच रहा है, जो जी। 3 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा की खेती कर रहा है। हुँ, अब ये परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है। जैसे भारत के लोगों के लिए अकल्पनीय है कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, जी, गरीब के जो हक है। और एक तरफ कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, खुद कहते थे जी, कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो गरीब के पास 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे भ्रष्टाचार में चढ़ जाते थे। जी, तो एक व्यवस्था वो थी कि 1 रुपए में 15 पैसे पहुंचते थे, जी, आज 1 रुपए में 1 रुपया गरीब के पास पहुंच रहा है। तो परिवर्तन है। पर नीतीश जी का सुशासन बहुत बड़ा सुशासन है। जी। वहाँ जंगल राज तो समाप्त हुआ है, नीतीश जी वहाँ विकास हुआ है, सड़कें बनी हैं, बिजली है। तो इतना कुछ वहाँ मिला है बिहार में लोगों को कि लोग कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर भटकने को तैयार नहीं थे। जी, वो पुराने जंगल राज में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। जी, उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी का सुशासन चाहिए था, और इसीलिए परिणाम आए। जी। तो नीतीश जी रिपीट होंगे सीएम या क्या आप चूँकि देखिए, ये तय दूरदृष्टि करने से वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि नीतीश जी पे कोई संशय तो है नहीं अभी तक कोई। जी, उनके ऊपर चुनाव के समय में बहुत सारे एलिगेशन और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जा रहे थे कि नीतीश जी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जो कि एक सीएम के ऊपर कहना मुझे लगता है कि अच्छी बात नहीं है। एक उम्र होती है, उम्र का तकाजा होता है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आरोप का तो मैं तो वहाँ रह के आ रहा हूँ। अब जब 202 सीटें मिल रही हैं वहाँ पर, स्ट्राइक रेट 92% का हो रहा है,
तो ये लोगों सर को क्या स्ट्राइक कहें। रेट तो सबसे ज्यादा आपका है ना, आपने 57,000 वोटों से, जैसा बताया गया है कि आपकी विधानसभा 57,000 हाँ, जहाँ जिस क्षेत्र उसके में बारे में थोड़ा सा जिस बताइए। क्षेत्र में मैं गया था और ये विधानसभा वहाँ में की थोड़ा सा मुजफ्फरपुर इंटरेस्टिंग लोकसभा की, कहानी थी, वहाँ टिकट भी काट दिया गया था जो तो वहाँ पर MLA। बिहार की सबसे बड़ी जीत हुई है, लेकिन जो जी। वहाँ की 57,206 वोटों की जो जीत जी है, जी वो बिहार की जो 242 विधानसभा है या जी 243 43 विधानसभा है, जी 243 विधानसभा में सबसे बड़ी जीत है जीत है, वो, और इसलिए ये आपसे विधानसभा मैं की जीत है। इसलिए हमारे लेकिन दर्शकों को इसमें मेरा ठीक है, मेरा एक सामान्य योगदान हो ना सकता ना है, ये बहुत सामान्य बड़ा नहीं हो कारण, सकता है सर। इसमें बहुत बड़ा कारण अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, वहाँ राजनीति के में आपको कार्यकर्ताओं की मेहनत है। प्रेरणा कहाँ से मिली सर, वहां तक हम जानना चाहेंगे, फिर मैं वहीं आऊंगा। लेकिन राजनीति में लाने के पीछे कौन लोग रहे, राजनीतिक गुरु कह लीजिए, या जो ऐसे व्यक्ति जो आपको सलाहकार हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैठाया और आपने कठिनाई वाली सीट को बड़ी आसानी से जीता था, तो पहले उनका नाम ले लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने जीवन में राजनीति के बारे में कभी नहीं सोचा था, जी 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 और मैं संघ से जुड़ा, संघ का काम करता था, संघ के मेरे पास दायित्व रहे, जी संघ ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल रहा। जी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता होने के नाते जो भी संघ दायित्व देता था उन काम को करता था। जी समाज सेवा मेरे शौक था, जी तो विभिन्न विद्यालयों से जुड़े रहना, विभिन्न संस्थानों से जुड़े रहना ये जी। मेरा रहा। जी। और साथ ही साथ मैं चूंकि पेशेवर अच्छा, चार्टर्ड संघ अकाउंटेंट, संघ कहने का मतलब ये है कि संघ की प्रेरणा से ही आप, वहाँ के प्रभाव से ही आप राजनीति की तरफ रुक अब गए। उसमें कह सकते हैं कि मेरे अंदर जो भी संस्कार हैं तो संघ के कारण से ही। विनम्रता, सज्जनता आपकी, और उसके बाद की इतनी ज़्यादा सहजता, जबकि संपन्नता भी है, आप पूर्ण हैं, और राजनीति में भी अच्छी पकड़ है, समझ भी बहुत अच्छी है, समझ पे भी बात करेंगे। लेकिन अब मैं आपको फिर से बिहार ले चल रहा हूँ। मोकामा एक विधानसभा है, अनंत सिंह जिनको बाहुबली लोग कहते हैं, और उनकी भाषा, उनके संस्कारों से तो लगता नहीं कि वो बाहुबली है। ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा एक अपने आप को ही स्थापित करने में लगे रहते हैं। वहाँ पर दुलार चंद यादव जी का भी मर्डर हो गया, वो चुनाव भी जीते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कह दिया कि 250 में से 225 जीतेंगे, लेकिन 202 जीते। ऐसे लोग, जो मतलब राजनीति में कैसे लोगों को आना चाहिए सर? पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं? मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूँ। आप ये तो कह नहीं सकते पढ़े लिखे नहीं आते, आपके सामने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट राजनीति में आप बैठा हुआ है, आए तो ये तो विषय नहीं है। और उत्तराखंड में। ऐसे सर उत्तराखंड में भी मैं आऊँगा। आप जानते हैं उत्तराखंड में आप तो बहुत सारे मंत्री, आपके तो चीफ मिनिस्टर साहब माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी आपके मित्र हैं, वो भी आपको बहुत स्नेह देते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो अक्सर विद्वान तो सर्वत्र पूज्य थे, इसके तो आप विद्वान हैं। सर मैं लेट मी कंप्लीट की, क्योंकि आपने बिहार में वो कर दिखाया है जो मतलब सम्मान के काबिल है, इसलिए हम आपके पास आए। मैं चाहता हूँ कि धामी जी आपके साथ आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आपके लिए उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, तो थोड़ा सा उनके बारे में कुछ कह दीजिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित रूप से वो युवा हैं। युवा के अलावा युवा का चेहरा मुझे लगता है कि भाई भाई जैसे लगते हैं, और युवा होने के साथ साथ मैंने जो उनकी सबसे बड़ी जो विशेषता देखी है जी, श्रम की पराकाष्ठा जी। वो व्यक्ति, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, कब सोते तो हैं, आप सभी लोग मोदी जी को ही फॉलो कर रहे हैं। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी उसी तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार की उनका पूरी तरह वो असाध्य श्रम जो होता है, उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है सुबह से लेकर रात तक। सबसे बड़ी उनकी विशेषता है कि उपलब्धता, सबसे बड़ी विशेषता है उनकी निर्णय क्षमता, कि जो भी समस्या आती है उस समस्या का त्वरित समाधान अगर कहीं हम देखते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी के पास देखते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जहां उनकी आवश्यकता होती है, जब तक लोग कल्पना करते हैं उससे पहले वो पहुंच जाते हैं। क्या बात। अब चाहे सिलक्यारा वाला कांड रहा हो, अभी जो हमारे जितने भी अभी आपदा आई वो आपदा रहे हो, हर जगह कोई भी मुख्यमंत्री जब तक सोचता उससे पहले पहले वहां माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे होते हैं। बिल्कुल। तो ये उनकी जो जनता के साथ जो कनेक्टिविटी है, हर समस्या में सबसे आगे निर्णय लेके खड़ा होना, और सबसे बड़ी बात है कि उन व्यक्ति के जो संकल्प है, एक वो शब्द देते हैं विकल्प रहित संकल्प, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सूत्र है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। जिस भी विषय को लेते हैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो पूर्ण करते हैं। सबसे बढ़िया समान नागरिक संहिता, देश की आजादी के 75 वर्ष बाद भी जो पहुंचे नहीं, पीछे वाला प्रश्न रह गया था। मैं पुष्कर सिंह धामी जी की विशेषता, आपकी बुद्धिमत्ता तो मुझे वहां से भटका के यहाँ आप ले आ रहे हैं, लेकिन आप विद्वान व्यक्तित्व आपका है। मैं आपसे मोकामा में कह रहा था कि बाहुबली और गुंडे में कितना फर्क समझते हैं? आप तो विद्वान, आप विश्लेषण भी कर सकते हैं, आपको अधिकार है विश्लेषण करने का।
देखो बाहुबली, गुंडा, ये क्योंकि आप भी बहुत सारी चीजें, मैं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें कह रहा हूँ, आप समझ सब रहे हैं, तो आप बताइए विस्तार से सर। नहीं, इसमें विस्तार का विषय नहीं है। निश्चित रूप से जो राजनीतिक व्यवस्थाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। जी जिस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्थाओं में एक तो शिक्षा बढ़ी है, शिक्षा के साथ जी अच्छे लोगों का आना बढ़ा है। जी फिर राजनीतिक व्यवस्था में पहले अविश्वास था, अच्छे लोग नहीं आते थे, जी तो बहुत सारी समस्याएं रहती थी, वे कोई ना कोई तो आएगा। लेकिन अब धीरे धीरे राजनीति में अच्छे लोग भी आ रहे हैं, तो मुझे लगा ये पुरानी समस्याएं धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। सर मोकामा चले जाएं, मोकामा में अनंत सिंह जी के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 250 सीट कह रहे थे, वो कहते हैं 225 जीत जाएंगे। आप तो बहुत बारीक से, चूंकि हम तो बहुत दूर से टीवी टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, कभी कभी सच्चे लोग गाली भी दे देते हैं, अक्सर वो हमारे पुरानी परंपराओं में, ग्रामीण परिवेश में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप नजदीक के, चूंकि देखिए, मैं आनंद सिंह जी को बहुत ज़्यादा जानता नहीं जी, और जिन्हें मैं जानता नहीं, तो उनके बारे में जिनसे मेरा वास्ता नहीं, तो उसके बारे में मैं क्या स्टेटमेंट इसलिए दूं? आपसे ये हैं अपने कि ध्यान जो 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 मेरा विषय नहीं, उस बारे में मैं तो इतना जानता हूं कि बिहार में जी, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, नीतीश जी की चल रही जीत में है। आपको बधाई भी हमने दे दी है। जंगल राज की बात, चूंकि बिहार की जनता ने जो भी तय किया होगा, तो सोच समझ कर तय किया होगा, उस पर हमने विस्तार से सर ने बात की। मैं सर बिहार से थोड़ा सा लौटते हुए उत्तराखंड भी आऊँगा, फिर आपके पास ही आ जाऊँगा, चूंकि आपके ही व्यक्तित्व के ऊपर पॉडकास्ट है। प्रशांत किशोर एक ऐसा व्यक्ति, मुझे लगता है आप भी सम्मान करते होंगे मन ही मन। चुनाव हारना जीतना राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत करना इस लगन के साथ, और उन्होंने पहले ही कहा था या तो अर्श पर या फर्श पर, आज वो फर्श पर हैं, और उन्होंने, मुझे लगता है कि अपनी बुद्धिमत्ता, काबिलियत और बहुत प्रयास किया। उनके बारे में आप कुछ भी बोल दीजिए, उनके हार जीत को लेकर नहीं, उनके व्यक्तित्व के ऊपर, या उनसे क्या आपको मतलब अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है? देखिए, अच्छा बुरा नहीं, निश्चित रूप से बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इंटेलेक्चुअल होने का क्योंकि तो आपके पुराने मित्र भी रहे हैं पार्टी के, राजनीतिक प्रबंधन के एक बहुत जी। बड़ा एक उन्होंने मॉडल खड़ा किया। तो अपने जहाँ प्रबंधन में फेल हो गए, तो उसके लिए मैं प्रबंधन में फेल नहीं कहते हम उससे। जी। कई बार क्या होता है कि उन्होंने एक विषय लिया, जी लेकिन विषय की टाइमिंग गलत थी। जी। टाइमिंग गलत कोशिश इसलिए तो थी, बहुत समय लंबा, टाइमिंग इसलिए गलत थी कि ये विषय आज से जब 2005 से पहले के विषय थे बिहार के लिए। उस समय तो उनकी जिस समय जंगल राज चलता था वहाँ तो पर, बच्चे थे सर, जब वहाँ जंगल राज था, जब वहाँ शिक्षा नहीं थी, जब वहाँ विकास नहीं था, जब वहाँ भ्रष्टाचार था, गरीबों को उनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, जाति के नाम पर उत्पीड़न हो रहे थे, पिछड़ी जातियों का लिए वहाँ जीवन बड़ा दूभर था। उस समय के लिए कल्पना, उस समय के हिसाब से अगर जो उन्होंने विकल्प देने की कोशिश की, वो हो सकता है कि उस समय कामयाब होते। लेकिन जिस समय वो आए, जिस विषय को लेके आए, अपने जन स्वराज पार्टी, उस समय में पहले ही वहाँ पे जो है एक सुशासन चल रहा है, और सुशासन को लेके बिहार की जनता बहुत विश्वास में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चल रहा है। साथ साथ लोगों ने देखा है कि जंगल राज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अच्छा चल रहा है इस समय। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दुलार चंद की घटना, वो ऐसी घटना, देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये सारी चीजें तुलनात्मक होती हैं। मैं हूँ, मैं ठीक है कि मैं आज अपने आप में एक अच्छी स्थिति में हूँ, अपने सामाजिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, लेकिन बहुतों से पीछे हूँ मैं, बहुतों से पीछे। लेकिन मैं अच्छा कहाँ हूँ? आप मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी मैं अच्छा कहाँ हूँ? सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से अच्छा यहाँ हूँ कि मेरी एक तुलनात्मक दृष्टि में पहले कहाँ था, वहां से तो हर चीज तुलनात्मक होती है। तो तुलनात्मक दृष्टि से आज बिहार बहुत आगे निकल चुका है। जिस जनता ने वहां के बिहार की तुलनात्मक दृष्टि, बिहार के साथी के कहने पर आपने कहा कि बिहार जंगल राज की अपेक्षा आगे, इसीलिए चाहे दुलार चंद वाली घटना रही, बाकी रही, लेकिन वो सबको पता है इक्का दुक्का घटना है, इक्का दुक्का घटना, और उसमें भी तुरंत कानून ने अपना काम किया। बिल्कुल, ये पुराने जमाने में नहीं हो सकता था, बचाने की कोशिश हो सकती थी। तो ये जो वहां की जनता का विश्वास बना है, ठीक है। सर एक प्रश्न और पूछ लूं इसी में। प्रश्न ये है कि बिहार में मैं जब देख रहा था, वहां पर पुलिस वालों की जो है बहुत ड्यूटियां लगती हैं। हमारे यहाँ जैसे आप हैं, आप माननीय विधायक हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपके पास तो वैसे भी बहुत सारे लोग आसपास आपके रहते हैं, फिर भी आपके पास सुरक्षा जो कर्मी रहते हैं, बहुत सहजता से रहते हैं, बहुत आसानी से रहते हैं। ये उत्तराखंड है, उधम सिंह नगर है, और आपका व्यक्तित्व का भी प्रभाव है, जबकि ऐसे शहर में यहाँ पर भी अराजकता हो सकती थी, आप इतनी सहजता से रह लेते हैं। बिहार में हर एक प्रत्याशी को चुनाव आयोग को एक एक गनर देना पड़ा, तो इसलिए मुझे लगता है कि बिहार को अभी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है। निश्चित ही आने वाली सरकार काम करेगी। ऐसा नहीं लेकिन मैंने कहा हर चीज तुलनात्मक होती है। बिहार में पहले चुनाव होते थे 6 चरणों में, 5 चरणों में, 7 चरणों में। क्यों होते थे? क्योंकि वहाँ उस समय की लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की जो हमारी
अर्धसैनिक बल हैं, वहाँ की हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जी उनका डिप्लॉयमेंट इस तरीके से करना पड़ता था कि 5-6 चरणों के बिना, 7 चरणों के बिना चुनाव हो ही नहीं सकते थे। आज 2 चरणों में चुनाव हो जाता है। बिल्कुल कितना बड़ा परिवर्तन आया पिछले 10 सालों के अंदर अंदर ही। जी दूसरा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बताया जी कि 2005 के चुनाव में जी लगभग 2000 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी। जी 2005 के चुनाव में 2010 में भी हुई, लगभग 1000 से 15 बूथों पर रीपोलिंग हुई। जी आज एक बूथ पर रीपोलिंग नहीं हो रही, तो आप चुनाव किसको, मतलब चुनाव वहाँ कितना जी सहजता के साथ, कहीं पर भी बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही। तो इसलिए चुनाव भी वहाँ पर, ये चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के कारण से, बिल्कुल और लोगों को जो पहले एक बाहुबल चलता था, बिल्कुल और बाहुबल के कारण से लोग वोट नहीं दे पाते नहीं थे, बूथ जी कैप्चरिंग होती थी, जी वो सब समाप्त हो गई है। तो इसलिए चुनाव भी और देशों की और प्रदेशों की तरह वहाँ सहज हो चुका। जी बहुत आपने बहुत बारीकी से विश्लेषण कर दिया सर। एक विश्लेषण भी इसको हम मान सकते हैं, आपकी दृष्टि, चूँकि पॉडकास्ट पे मैं आपके ही व्यक्तित्व के ऊपर हम जानना चाह रहे थे। अब हम आते हैं आपके शहर में। इस शहर के बारे में लोग भी कहते हैं, चूँकि औद्योगिक शहर है सर, सबसे मजबूत शहर है और ये प्रतिष्ठित शहर है, और धामी जी का घर भी नज़दीक से रहता है, तो यहाँ से आना-जाना काफ़ी लगा रहता है। आज भी आप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यस्त थे, फिर भी आपने समझ लिया, चूँकि आज यहाँ पे काव्य दर्पण का कार्यक्रम भी हो रहा है, आपने बहुत बारीकी से वहाँ पर सुना और बहुत सहजता से कवि सम्मेलन में कवियों का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। मैं सर जानना चाहता हूँ कि 30 साल पहले यहाँ पर, यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति बहुत होती थी पद के लिए, लेकिन काम बहुत बारीकी से नहीं होता था। आपको एक सम्मान यहाँ के लोग और सोशल मीडिया, मीडिया और तमाम लोग दे रहे हैं कि आपने बहुत की नीति है। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? जो सड़कों के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, इसमें किस राज्य सरकार का योगदान है या केंद्र सरकार का योगदान है? इसमें राज्य सरकार का भी योगदान है, केंद्र सरकार का भी जी। योगदान है। सबसे लेकिन बड़ी बात है, एक राजनेता के लिए बहुत जरूरी होता है उसका आपका विजन। योगदान कितना है सर? क्योंकि आपको 5 साल का समय मिलता है। 5 जी। साल का समय बहुत देखने में बहुत बड़ा भी लगता है, बहुत छोटा भी होता है। जी, और किसी शहर के काम करने के लिए 5 साल का समय कुछ भी नहीं होता। जी, आप अगर 5 साल तो आपकी योजना में, प्रस्ताव में, जी, इसी में निकल जाते हैं। जी, ईश्वर की कृपा रही कि पूरी सारी योजनाएं पहले से मेरे दिमाग में थी। जी, एक विजन था, उस विजन के कारण से जी, बस 5 साल के अंदर ही हम बहुत बड़ी चीजें यहाँ पे करने में सफल रहे। जी, जैसे यहाँ पर बहुत जाम लगता है, जी। यहाँ पर 2-2 NH निकलते हैं। बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ी बाईपास, बात कही कोई आपने सर। कोई जी, बाईपास नहीं था। स्वीकार्यता तो हमने होना बहुत ज़रूरी है। हमने जी, यहाँ प्रयास किया तो 1100 करोड़ रुपए के रिंग रोड लेके आए हम। जी, अब वो 1100 करोड़ रुपए रिंग रोड पूर्ण होने की तरफ है, जी, तो यहाँ का जाम समाप्त होगा, जी, बाईपास मिला है। ऐसे ही यहाँ का एक ट्रंचिंग ग्राउंड कूड़े का ढेर था, लगभग जी, 40-50 सालों से था। जी, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, जी, नासूर था, गंदगी जी, थी, बीमारियां रहती थी। जी, उसके भी हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से किया, तो कूड़े का ढेर यहाँ से समाप्त हुआ है। जी, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, हेल्थ को लेके बहुत बड़ी इशू थी। जी, यहाँ का जो जिला अस्पताल रेफर सेंटर बना हुआ था, जी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, रामपुर मेडिकल कॉलेज, जी, तो सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री से हमने लगातार परसू किया। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता पे हम यहाँ का मेडिकल कॉलेज लेके आए। जी, हम धन्यवाद देते हैं उनकी जी, प्राथमिकता के कारण से। अब वही मेडिकल कॉलेज यहाँ पे हम 2026 में अगले 2-4 महीनों में शुरू करने जा रहे हैं। जी, तो निश्चित रूप से इस जिले की बहुत बड़ी एक सफलता मिलने वाली है जी, कि जो इलाज के लिए देहरादून, बरेली भागते थे, जी, यहाँ मेडिकल कॉलेज अगले 4-6 महीने जी, आरंभ हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ एक बहुत बड़ा समस्या थी, बिल्कुल, तो यहाँ एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत होकर आ गया है। जी, उसकी कक्षाएं 2026 से शुरू होने जा रही हैं, जी, तो केंद्रीय विद्यालय भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो शिक्षा से लेके जाम खत्म करने को लेके हमारे इंदिरा चौक से लेके सिडकुल तक जी, 32 करोड़ की सड़क का निर्माण कार्य आरंभ हो गया है। जी, सड़क के बहुत जो पुरानी सड़कें 15 बिल्कुल। साल, 20 साल, 30 साल वो से दिख थी, भी रहा है सर। लगभग 80 से आए थे। 85 करोड़ रुपए की सड़कें, उनके काम चल रहे हैं, बहुत जी, तेजी से चल रहे हैं। तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है और पार्क हैं, उन सब जी, में लेके बहुत काम किया है हम लोगों ने। जी। सर, मस्जिद पे आ जाते हैं कि पुरानी मस्जिद जो 50 साल पुरानी थी, तो उसके बारे में बताइए। मैं चूँकि इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप उसके बारे में आप खुद ही बता देंगे कि किस प्रकार की स्थितियाँ हुई और कैसे हुई और क्या किया? देखिए, यहाँ पर जो यहाँ का प्रमुख प्रवेश द्वार है, वहाँ पर इंदिरा चौक पर एक मजार जी, थी। जी, जी, जी। उसका नाम था मासूम शाह मियाँ की मजार, क्या बात! और लगभग 70-80 सालों से थी वो। जी, और वो देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता था कि देवभूमि में प्रवेश करते ही सबसे पहले मजारें नजर आती थी, जी, तो एक बड़ा विचित्र सा सीन लगता था। जी, दूसरा, इंदिरा चौक पर बहुत बड़ा जाम लगता है। जी, जाम लगने के लिए, सबसे जाम दूर करने के लिए सड़क का चौड़ीकरण की जरूरी था। जी, और चौड़ीकरण इसलिए नहीं हो सकता, बिल्कुल सड़क के बीच में मजार थी वो, जी, बिल्कुल बीच में। जी,
तो ये भी बड़ा कष्टकारक था जी। कि सड़क के बीच में मजार और और विद्वानों मस्जिद के का लिए तो ये काम मजा- करना कठिन होता है। मजार और मस्जिद से हमारी कोई ऐसे नहीं है, विरोध नहीं है, जी जी लेकिन सड़क के बीच में मजार होना, उसके कारण से जाम लगना, उसके कारण से लोगों के विरोध के डर से जी या खाली तुष्टीकरण के कारण से बिल्कुल उस मजार को हटाने का साहस ना करना, जी तो मुझे बड़ा विचित्र लगता था। जी जब मैं विधायक बना था तभी मैंने कहा था कि मजार हटनी चाहिए यहाँ से, जी और मजार हट के सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। जी तो जब ये विषय चला तो उसको पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के मैंने संज्ञान में दिया, उनका जी। आशीर्वाद मिला, प्रशासन को लिया, तो और कोशिश करते आपकी करते थी। अंत में आखिरी में आके जी मैंने घोषणा की थी इस मजार को हम हटाएंगे। जी एक बहुत बड़ा वर्ग मेरा विरोधी था, बिल्कुल। जिन्होंने बहुत धमकियां भी दी कि अगर इस जी। मजार की तरफ देखा तो आंखें निकाल देंगे तुम्हारी। उनमें एक आधों के नाम भी ले लीजिए। वो पूरा सोशल मीडिया पे आते थे, कुछ झुम के आते थे, धमकियां देते थे। आज तक उनकी सोशल मीडिया पे कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं सर आप? हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि किताबें क्या पढ़ना चाहिए आपके, पढ़ना जरूरी है या नहीं है, और कितना पढ़ना जरूरी है वो भी बता दीजिए। क्या पढ़ना जरूरी है पहले, फिर आगे बात हम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से आप क्या पढ़ते हैं वो वहाँ से? सबसे बड़ी बात तो आपको पढ़ने के लिए जिस क्षेत्र में आप हैं जी उस क्षेत्र का अध्ययन होना चाहिए। जी क्षेत्र के अध्ययन के अलावा आपके दो विषय अलग अलग होते हैं, एक आवश्यकता, एक रुचि। क्या बात है। आवश्यकता ये है कि निश्चित रूप से आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जी आप अगर आर्थिक क्षेत्र में हैं जी तो आपको अर्थ से संबंधित ग्लोबल इकोनॉमी जी। क्या चल रही है, इस समय जी। क्या सारी उनसे की जानकारी होनी चाहिए, जी। पॉलिसी क्या चल रही है। जी अगर आप विज्ञान के क्षेत्र में, तो आप हर एक की है। तो मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में हूँ तो मैं राजनीतिक चीजों को पढ़ने में, अच्छा, आप अध्ययन करने अर्थ में, और राजनीति दोनों को ही पढ़ते हैं? हाँ, प्राथमिकता तो आपकी हुई है। मुख्यतः मेरी फिर बात तो ये ये सहजता कहाँ से आ जाती है? स्वीकार्यता और सहजता के बारे में बताइए। स्वीकृता, ये तो आपका स्वभाव संस्कार होते हैं, आपके जी। परिवार से आते हैं, आपके बचपन से आते हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि सहजता सबसे क्या है कि जब तक आपको लगता है कि जो कुछ भी ईश्वर ने आपको काम करने का अवसर दिया है जी उसे आप अवसर मानते हैं तो सहजता रहती है। जी जब आप उसे अधिकार मानने लगते हैं जी और आपके अंदर उसकी सत्ता का मद आना शुरू होता है तो सहजता समाप्त होती है। फिर आदमी का आडंबर आता है, आडंबर के आक्रोश आता है, गुस्सा आता है, जी। तब आती है जब आप मानते हैं कि अवसर मिला। मैं ये तो बात अवसर- इसलिए भी कह रहा हूँ कि सर, चूंकि मैं आया तो कभी सम्मेलन में था, लेकिन हमारी टीम के लोगों ने और जो हारिल की टीम ने कहा कि आपको आपके ये जानकारी मुझे दी कि सर ने सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। और मैं अक्सर बात कर रहा था अभिषेक मिश्रा जी से कि क्या स्थितियां हैं, तो वो कह रहे थे बहुत बढ़िया होगा। तो मुझे यकीन नहीं था, चूंकि मैं तो दूर से देख रहा था, आप नज़दीक में थे, तो इसलिए आपका पॉडकास्ट किया। मैं शायरी वहाँ पर आपको नहीं सुना पाया, तो मैं शायरी नहीं, यहाँ आपने बहुत कुछ सुना दिया, ऐसी बात नहीं। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में जरा सा फासिला रखना, जहाँ दरिया समंदर से मिला तो फिर दरिया नहीं रहता। बशीर बद्र साहब ने कहा। लेकिन मैं एक कुंवर बेचैन साहब का एक और शेर कह दूं कि मुझे, मैं एक बार उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना, और आप वाकई बड़े होकर भी बड़े हैं सर। इसके लिए इस व्यक्तित्व के बारे में मेरा पूछना दायित्व भी था, और मुझे लगता है हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा सुझाव मुझे दिया। मैं आगे बढ़ते हुए, चूंकि आपका नाम तो शिव है और हमारे सनातन धर्म में महान ही शिव को माना गया है, तो आप सनातन धर्म के बारे में, शिव के बारे में, या पूजा के बारे में, जो पद्धति के बारे में, चूंकि आपने जो बड़ी बात कही उसको बहुत सहजता से स्वीकार किया। आपने अपनी बुद्धि और तर्क के माध्यम से बताया कि वो मजार क्यों हटनी जरूरी थी, तो इसलिए आप उसको कर पाए। और मुझे लगता है कि उधम सिंह नगर शहर में ऐसे ही लीडर की आवश्यकता थी। ये ईश्वर की, और जो करनी और कथनी हम कहते हैं कि क्यों हाथों की लकीरों के आगे है उंगलियां, रब ने भी आपकी किस्मत के आगे मेहनत रखी। आपकी मेहनत तो निश्चित है सर उसमें, आप अपने आप को जब प्राप्त किया आपने, तो शहर ने आपको सराखों पर बिठा लिया। कठिनाई भी बहुत हुई, बहुत आरोप लगे, क्योंकि आप अर्थपूर्ण व्यक्ति हैं, आपके पास अर्थ ही अर्थ है। आप आसपास में लोगों ने, आपके विरोधियों ने कहा कि मेरी राजनीतिक पार्टी जो राजनीतिक जननी उसको कहते हैं, मुझे लगता है ठुकराल साहब, कि आपने छीन लिया उसके बारे में। तो उसमें कैसा लगता था सर? बहुत प्रकार के एलिगेशन लगते थे। तो आप उसमें नए नए राजनीति में आए थे, चुनाव विधायक बन रहे थे, उस समय का थोड़ा सा इंसिडेंट बताइए। मुझे कहीं सहजता रहती थी। मुझे भी देखिए, मैं उस समय हाँ, आप बेचैन बहुत करते थे। भारतीय मैं जनता आपसे पार्टी, इसलिए मुख्यमंत्री जी का मित्र कह रहा हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की एक सहजता जो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पर किसी कार्यकर्ता या कोई नेता जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हाल ही का इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, वायरल मुद्दा है। सीएम साहब के पास कागज आता है, बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो उसमें नाम गलत लिखा जाता है जिला अध्यक्ष का। तो सीएम साहब पर्चा ऐसे उठाते हैं और इतनी सहजता से कहते हैं। मुझे लगता है कि उनका वो किरदार मुझे बहुत पसंद आया।
उनके राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में तो आने वाला वक्त तय करेगा कि कैसा था क्या था, 27 तय करेगा। उनकी मेहनत वो सारी चीज़ें वो जानेंगे, लेकिन उस किरदार का मैं प्रशंसक हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उनको जानता हूँ, बहुत करीब से जानता हूँ। इतनी सहजता, और आप में भी उतनी सहजता देखी, इसलिए मैंने कह दिया कि आप मित्र हैं। ये सहजता भी है, और औद्योगिक शहर की बात हम आ जाते हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ। औद्योगिक शहर है, ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं सर। आप शिव नाम है, और मैंने कहा कि सृष्टि में जो भी चीज़ होती है वो निश्चित के लिए होती है। आप शायद आवश्यक है, अब कुछ ज़िम्मेदारियों का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े शहर को सँभाल पाना कठिन काम होता है, और शांति यहाँ पर है, बहुत शांति भी है। उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोज़गार मिलता है सर, और रोज़गार मिलता है तो आपको भी रोज़गार मिलता है उससे, आपकी फर्म को भी रोज़गार मिलता है। लेकिन जो प्रदूषण हो रहा है, यहाँ तक की दृष्टि सिर्फ़ आपकी जा सकती है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा? चूँकि बड़े-बड़े संत महात्मा भी, सद्गुरु भी सेव अर्थ की बात करते हैं। बड़ी बात करनी थी, बड़े व्यक्तित्व से करनी थी, तो आप उसके बारे में बताएँगे कि क्या प्लानिंग आपके पास है इस शहर को पॉल्यूशन मुक्त के लिए एक प्रयास करने के लिए? देखिए, पॉल्यूशन मुक्त देखिए ये है क्या कि विकास और उद्योग जी, ये जीवन की आवश्यकता है, जी, लेकिन जीवन की आवश्यकता के साथ साथ जी, जिसे कहते हैं कि पर्यावरण संतुलन। जी, बिल्कुल। अब पर्यावरण संतुलन की पहली सबसे बड़ी बात तो है कि जो हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जी, उसका जो कॉम्प्लायंस है, कई बार वो कॉम्प्लायंस एक्चुअल में ना होके केवल कागजी होता है, जी, और जब कागजी होता है तो उसके कारण से पॉल्यूशन होता है। जी, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जी, अगर उनका ठीक ढंग से अनुपालन हो जी। तो उस पॉल्यूशन की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। चूँकि सर आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी तरफ से राय सरकार, क्योंकि आपका एजेंडा भी है सर, मैं आपको याद दिला दूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर सतत विकास की ही बात करते हैं। पर्यावरण को वो करने, और हम लोग बद्रीनाथ तक में बहुत सारे विद्वानों की किताबें, डॉक्टर पद्मश्री यशोधर मठवाल जी की पुस्तक में उन्होंने पहले ही अब क्या होगा में आगाह किया था कि बद्रीनाथ तक रोड न ले जाई जाए। तो इन चीज़ों में हम लोग तो अक्सर विकासी, माननीय धामी जी जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं कि ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। ठीक है, धामी जी देते भी हैं, हर जगह काम करते हैं, तो उसके ऊपर तो आपको सलाह देनी चाहिए। चूँकि बहुत 70 विधायकों में ऐसे पढ़े-लिखे विधायक एक आध ही हैं। ये तो आप जानते हैं कैसे-कैसे विधायक हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सर कुछ निश्चित रूप से इसके लिए आपको प्रयास तो करना चाहिए सर। नहीं क्योंकि आप करते हैं, हमारी निरंतर चर्चा होती रहती जी, है। निरंतर चर्चा होने के साथ विकास और पर्यावरण का संतुलन बना रहे, जी, ये हमारी सरकार की भी प्राथमिकता, और इसमें मेरी निरंतर माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा होती रहती है। जी, 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 और हमारा प्रयास है कि विकास भी हो, जी, लेकिन विकास के साथ साथ उत्तराखंड चूंकि बहुत विशेष है, वो बिल्कुल। देवभूमि है, जी, तो इसलिए यहाँ का पर्यावरण संतुलन बना है, उसके लिए निरंतर प्रयास जी। करते रहते हैं। आप उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, आप भी सौभाग्यशाली व्यक्तियों में हैं कि आप भी अच्छे मार्जिन से चुनाव जीते, और अच्छी खासी जगह से आपका एक माननीय विधायक होते हुए भी बहुत बड़ा नाम है, माननीय मंत्रियों के बराबर आपका नाम है। आपके सबसे पसंदीदा और मित्र मंत्री कौन है, वो बताइए हमारे दर्शकों को? तो हमारे सबसे बड़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी हमारे, तो आपके, और आप भाई, प्रधानमंत्री मैंने तो जी हैं। भाई कह दिया, मित्र और भाई हाँ, तो बराबर हो गए। तो यही है तो सबसे बड़े। तो नेता और है, नेता एक ही होता है, टिकट एक के माध्यम से मिलता है, नेता तो टिकट से सत्तर मतलब नहीं, नेता होता है। जैसे आपकी पार्टी इतनी समृद्ध पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ तो माननीय सतपाल महाराज जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी का तो बयान आपने भी देखा है कि जैसे चुनाव के नतीजे आए, धामी जी की सीट गई थी, उस समय उन्होंने इकट्ठा करके पूरा माहौल बनाने की कोशिश में थे। या वो ये हो सकता है कि सम्मान हो, चूँकि वो भी डॉक्टर धन सिंह रावत भी इंटेलेक्चुअल बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। तो उनके बारे में हम आप थोड़ा-सा बताइए, डॉक्टर धन सिंह रावत जी के बारे में। लोग कहते हैं, चूँकि विद्यार्थी उनके बारे में कहते हैं कि इनको फ़ोन के पत्र का भी जवाब देने में इनको संकोच नहीं, होता है। ऐसा नहीं होता। देखिए क्योंकि ऐसा है, बेबिधुरा एक जगह है। जब आप जो जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जनप्रतिनिधि में आपकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा जनता की लेकिन होती हैं, विद्यार्थियों की सर अपेक्षा तो और पूरी करनी अपेक्षाओं के पड़ेंगी, बीच तो में जो मुझे लगता है कि जो जी, सरकार में जितने लोग बैठे हैं, हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, वो सभी जी, के सभी बड़ी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, जी, और वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जी, जो सक्षम है उनके लिए कर रहे हैं। जी। कई बार अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इस शहर के बारे में, चूँकि ये तो बहुत ही, मुझे लगता है आपके लिए बहुत कठिन काम होता है इस शहर में। आप एक तरफ से मस्जिद भी हटा देते हैं, फिर वो उन वोटरों को नाराज़ भी कर देते हैं, और क्या खूबी है कि उनके वोट भी पा जाते हैं। उनके भी वोट आप पा देखिए, जाते जब आप इस अपने काम को इस चीज़ से कनेक्ट नहीं करते हैं कि वोट पाने के लिए, हैं। जी, जी, जी। आपका उद्देश्य होता है अपने क्षेत्र का विकास करना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, हर ज़रूरतमंद गरीब आदमी के साथ खड़े होना, उनके जी, सुख-दुख में खड़े होना। जी। तो आपको हर काम के लिए अकल नहीं लगाना पड़ता, उनका जी। वोट आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
सर वोट अपने आप मिलते हैं। क्या बात, मैं अंतिम प्रश्नों के साथ, चूंकि आपने कहा है कि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए आपने समय की बात कही है तो मैं वहाँ पर जाना चाहूँगा। 2027 भी नज़दीक आने वाला है और जैसा आपके कार्यकर्ता और पार्टी के विद्वान और सलाहकार लोग बताते हैं मुझे कि धामी जी को मोदी जी ने 15 साल के लिए कह दिया है कि आप हटेंगे नहीं, इसलिए वो निरंतर बनाए गए, ऊपर से बहुत स्नेह प्रेम उनको मिलता है और वो सब दिखता भी है और आपने बताया भी कि हम मोदी जी के ही फॉलोवर हैं। तो 27 में टिकट का प्रबंधन किसके पास होगा? अगर कोई कार्यकर्ता टिकट के लिए कहीं अन्य जगहों से भी अगर जाना चाहे तो उसको कहाँ जाना चाहिए? थोड़ा-सा आप ये बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता। जी, भारतीय जनता पार्टी में आपको अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, जी, ईमानदारी से काम करना चाहिए, जी, क्षेत्र की जनता की सेवा करनी चाहिए, पार्टी को मजबूत करना जी, चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे चैनल है, बहुत सारी आंखें हैं, वो सब आकलन करती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे और हैं। यहाँ पर मैं किसी एक नेता के कहे से किसी को बिल्कुल भी नहीं टिकट होता है, मिलती। इसमें मैं आप यहाँ पर इतने अधिक चैनल चलते हैं, जी, पार्टी का अपना बिल्कुल। चैनल होता है, सर्वे संघ होता भी है, है, संघ की सलाह भी है और अनेक भी अनेक चैनल होते हैं। तो इसलिए आप अगर कहीं किसी नेता के पास जाके कहीं टिकट मांगने की या टिकट पाने की कोशिश कर रहे हैं, जी। तो उसकी संभावना भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके परिप्रेक्ष्य में ये बात एकदम लागू होती है। आपने तो सिटिंग एमएलए का टिकट काट के ही आपको टिकट दिया गया है। इस बात को हम कहते हैं ठुकराल साहब का टिकट काटा गया, आपको दिया गया, फिर वो नाराज़ भी हुए, चुनाव भी लड़े, आपने उस स्थिति में भी बहुत अच्छे से चुनाव जीत लिया। इसलिए आपने अपनी दिल की बात जो है बेबाकी से कही। लेकिन अब तथ्य और तर्क की बात हम करते हैं। आप बगल में आप जाइए, हमारे यहाँ चंपावत में जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत के हैं, वहाँ श्री आनंद सिंह अधिकारी जी हैं। उनके चाचा जी कांग्रेस में माननीय विधायक हैं। मेरे हालाँकि निजी संबंध दोनों के साथ बहुत बेहतर हैं। मैं ये कहता हूँ कि आनंद सिंह अधिकारी जी को जिस तरीके से उनकी सहजता से टिकट दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात में तो यकीन नहीं करती है परिवारवाद में या इन सारी चीज़ों में, इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं समझ नहीं पाता हूँ दर्शकनी। आपकी दृष्टि क्या कहती है? इसमें क्या हो सकता है? थोड़ा-सा वो बता दीजिए सर। चुनाव के अलग अलग स्वरूप हैं। जी, लोकतंत्र में वर्तमान जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है, जी, जहाँ नीतिगत सारे विषय आते हैं, वो होता है लोकसभा और विधानसभा। जी, भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और विधानसभा को लेके जो मैंने कहा वही प्रकरण रहता है। जी, जब हम निकायों में आते हैं, निकायों से नीचे आते हैं, तो वहाँ कई सारे लोकल स्तर के विषय है, कई सारे खासकर जो पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव पब्लिक के चुनाव नहीं है। जी, जब पब्लिक के चुनाव नहीं है तो निश्चित रूप से जब पब्लिक नहीं होती तो वहाँ तो एक सीमित 50-100 लोगों का प्रबंधन है। जी, उस प्रबंधन में कई सारे निर्णय होते रहते हैं। जी, लेकिन जहाँ पब्लिक का चुनाव होगा तो पब्लिक के चुनाव में पब्लिक के सर्वे, पब्लिक में आपने कितना जी। काम किया है, पब्लिक में किस तरह की चीजें हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी यहाँ परिवार हो तो चलते नहीं। जी। लेकिन कांग्रेस के एक तो है वॉशिंग मशीन का दाग कैसे धुलेगा भारतीय जनता पार्टी से, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अक्सर कहा जाता है कि जो भी इधर आएगा वॉशिंग मशीन की तरह धुल के जाएगा। ये मेरे लिए तो सार्वजनिक मीडिया के वायरल मामले हैं, तो इसलिए इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होता क्या है कि उसे वॉशिंग मशीन वो कहते जरूर हैं, जी, और वो किस संदर्भ में कहते हैं वो तो जी। अपने आप में व्यंग्यात्मक तरीके, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए होता क्या है, एक व्यवस्था है। जी, उस व्यवस्था में एक नेतृत्व है और एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है। जी, अगर उसका नेतृत्व शुचिता के साथ है, जी, और शुचिता के जैसे हम कह सकते हैं कि एक जी। परिवार का एक मुखिया है और परिवार ने उसने अपने परिवार की व्यवस्था बना रखी है, जी, जिस परिवार में अनुशासन भी है, जी। जिस परिवार में आपस में मान सम्मान कंट्रोल भी है। मान सम्मान भी है, जिस परिवार में संस्कार हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना है, समाज का जन कल्याण करना है, एक परिवार जी। के संस्कार है। बिल्कुल। अब कोई व्यक्ति अगर उस वहां पर आएगा तो अब वो वहां बदलेगा कि वो परिवार के परिवार, जब परिवार नहीं बदला वो आ रहा तो वो संस्कारों में ढल जा रहा। जी, जी। अब उसे वॉशिंग मतलब मशीन जो कहें, क्या बात है आपने वॉशिंग मुझे मशीन कहें, जो कहें, आपने आपने कहा कि जो भी हमारी पार्टी में आएगा तो जहाँ तो संस्कारवान हमारे बना दिया संस्कार है जाएगा। ना। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के अपने मतलब व्यवस्था संस्कारों को है, नहीं छोड़ना है, जो संस्कार नहीं व्यवस्था छोड़ेगा है, वो बड़ा हो उसमें जाएगा। कोई आगे टिक जाता नहीं तो भाग जाता है। ये बहुत अच्छा संदेश दिया सर आपने कि जो संस्कार नहीं छोड़ेगा बड़ा हो जाएगा। मैं चूँकि बहुत अधिक समय हो गया है और इसको टू बी कंटिन्यूड इसलिए करना चाहते हैं कि आपके साथ इस पॉडकास्ट में हमने कुछ अपेक्षा और कुछ इच्छा भी कर दी है। वो हम चाहेंगे आपको शुभकामनाएँ। हर वो व्यक्ति जो आपको सम्मान देता है तो हमें उसके प्रति सम्मान की बातें और प्रार्थना के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने समय दिया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।